जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको इस जो है अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमको 35 तक बताए थे, तो 35 के बाद 36 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 36 नंबर में क्या बोला है? 36 नंबर में बोला है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बोला है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में है। 38 नंबर प्रश्न बोला है जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन कहाँ किससे संबंधित था? तो जलवेरिन जो था वो व्यापारियों से संबंधित था। किससे संबंधित था? व्यापारियों से। जलवेरी जो था वो किससे संबंधित था? तो व्यापारियों से संबंधित था। अगला प्रश्न बोला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए जर्मन राइन राज्य था उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न बोला है वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन समारोह कब हुआ था? ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? चलिए 41 नंबर प्रश्न बोला है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ये भी आपका 100% ही पूछा जाएगा एग्जाम में 2023 वाले, ठीक है? तो देखिए निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो आपका कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी आपका जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस जो है वो भी क्या है आपका? जीवाश्म ईंधन ही है, यानी कि तीनों आपका जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें दीजिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है? अगला प्रश्न बोला है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, ठीक है? देखिए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का प्रथम विद्युत गृह जो है तारापुर में स्थित है। कहाँ है? तारापुर में स्थित है। अगला प्रश्न बोला है देखिए मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी में कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न बोलते हैं सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो लौह उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए? लौह लौह उद्योग के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो लौह उद्योग के लिए, ठीक है? अगला प्रश्न है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का सबसे पुराना रेल शॉप जो है वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है? अगला प्रश्न बोला है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? तो है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है बेंगलुरु सिटी वो सिलिकॉन शहर के नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर। देखिए मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मंदार पहाड़ी जो है वो बांका में स्थित है। कहाँ? बांका में स्थित है। ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं? पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बांका में है। कहाँ है? बांका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है सासाराम जो नगर है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। देखिए इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? यह भी आपका मोस्ट प्रश्न है, यह भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इस साल, ठीक है? देखिए 49 नंबर प्रश्न बोला है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इमेजिनी, गैरिबाल्डी तथा काउंट कबूल। तीनों का योगदान था किसमें? इटली के एकीकरण में, ठीक है? तो इनमें सभी क्या हो जाएंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोला है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट जो है वो कौन जारी करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी है वित्त विभाग और डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्त विभाग। क्या करती है? वित्त विभाग ही जो ऐसा विभाग है जो क्या करती है? 1 रुपया का नोट जारी करती है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है? अगले प्रश्न बोला है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया जो है वो शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है? कृषि भी है, खनन भी है तथा पशुपालन भी क्या है? इनमें सभी भी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? देखिए शाख मुद्रा को क्या बताते हैं? शाख का मतलब क्या होता है? शाख का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना या विश्वास करना। तो हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? करेंसी नोट पर नहीं कर सकते हैं, सिक्के पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैंक ड्राफ्ट पर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है बैंक पर भरोसा करके ही ना वहाँ पैसा जमा करने जाते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? हाँ विश्व व्यापार, ये भी आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, तो ये भी क्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?
तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में हुई थी। कभी थी? 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोला है 2011 की गणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो भारत की आबादी जो थी आपकी थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़ थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो 55 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मार्ग। क्या है? एक मार्ग। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह किसे है? तो एक मार्ग को है। किसको? एक मार्ग को है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुई थी? ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था वो कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। अगला प्रश्न बोला है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि जो भी हम मोस्ट वीवीआई प्रश्न बोल रहे हैं उसका कहने का मतलब है कि ये प्रश्न 2023 में 99% आने की संभावना है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी देखिए, कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है? नोम पेन है। क्या है? नोम पेन है। कहाँ है? नोम पेन है। ये खासकर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ दिया गया है। देखिए किस, अगला प्रश्न बोला है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के कारण। किस कानून के कारण? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है किनके अनुग्रंथ पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ठीक है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजकुमार शुक्ल के, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो उनको बारदोली के दौरान दी गई थी। किस किसान आंदोलन? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला प्रश्न बोला है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है वो जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। अगला प्रश्न बोला भारत को पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? हाँ, ये भी आपका क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। कहाँ गई थी? कलकत्ता में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। देखिए 65 नंबर प्रश्न बोला है सुखाड़ का कारण हो सकता है। देखिए सुखाड़ का क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये भी आपका मोस्ट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सुखाड़ का कारण या तो हो सकता है जल का अभाव। क्या हो सकता है? जल का अभाव ही सुखाड़ का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न बोला है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो रेडियो है। क्या है? रेडियो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? अब बात आ रहा है बाढ़ का। तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण देखिए यहाँ दिया जल की अधिकता, बी में दिया है नदी तल पर मलबा का निक्षेपण, और सी में दिया वर्षा की अधिकता। इन तीनों के कारण क्या हो सकता है? बाढ़ आ सकता है। तो इनकी इनमें सभी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी कि ये लगातार 4-5 क्वेश्चन जो है 6-7 क्वेश्चन से ही क्या है लगातार वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इस बार आने की संभावना क्या है? 99% है, ठीक है। तो देखिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति जो है आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न बोला भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यानी कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। इस वीडियो को भी आपको, इस प्रश्न को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न बोला है, अगला प्रश्न बोला है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य किए जा रहे हैं? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। 71 नंबर प्रश्न बोला है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो क्या हो जाएंगे? 18 जो है, 18 सार्वजनिक क्षेत्र जो है भारत के वो क्या कर रहे हैं? तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है हीराकुंड
परियोजना किस नदी पर है? देखिए ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो है परियोजना वो महानदी पर स्थित है। कहाँ है? महानदी पर स्थित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बोला है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेल्सन मंडेला थे। क्या थे? नेल्सन मंडेला जो थे क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न बोला है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो देखिए श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। नहीं कि जब हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, कब मिली थी? 1947 में। तब उसके जस्ट 1 साल बाद क्या हुआ था? 1948 ईस्वी में बंगाल को भी क्या हुआ? आज़ादी मिल गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो देखिए 75 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनता दल यूनाइटेड में हुआ। इसमें जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। अगला प्रश्न बोला है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो 76 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयकर। क्या है? आयकर। अगला प्रश्न बोला है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो 77 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्राम सभा क्या है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। अगला प्रश्न बोला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगला प्रश्न में क्या बोला है? अगला प्रश्न में बोल दिया है कि देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है मात्र राष्ट्रपति ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर कितने में है? अनुच्छेद नंबर 40 में। किसमें? 40 में है। अगला प्रश्न बोला है लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। जो ग्राम कचहरी होता है उन मुकदमों को सुलझाए जाते हैं किसके कारण? देखिए दीवाने मामले और फौजदारी मामले दोनों मामले में क्या किया जाते हैं? ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं किसी भी मुकदमे को। क्या किसमें किसमें? दीवानी मामले में और फौजदारी मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी का जाएगा आपका राइट आंसर जाएगा यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये आज आपका जो है ऑब्जेक्टिव फाइनल हो गया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ से सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव का वीडियो हम बना कर डाल देंगे, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी हम आपको डाल देंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको अगले वीडियो में जो है सब्जेक्टिव लाने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव को ध्यान से समझिएगा कौन कौन सब्जेक्टिव भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप की वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।